हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 का क्लोज 10, जिसको हम बहुत प्यार से गिफ्ट के नाम से जानते हैं। राइट और नॉट? बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अब ये सेक्शन मैंने सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश इसलिए ही करी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में ज़्यादा मिलते हैं और मोस्टली 5 मार्क्स में जब भी पूछना होता है तो एग्जामिनर इन्हीं इस सेक्शन में से ज़्यादा उठाता है, क्योंकि इसमें जो रिलेटिव की डेफिनेशन है ना, वो थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली होती है, तो उसे समझना पहले पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन अब स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात यही है कि अगर आप में से किसी ने भी कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स लेने हैं या फिर इवन क्लासेस भी लेनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। क्लासेस के लिए हमसे बात कर सकते हैं और कोई भी नोट्स अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको चाहिए, आप वो भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने पे आपको क्या चीज़ें पता चली? सबसे पहले आपको समझना है कि गिफ्ट को नाम से हम जानते हैं ना, गिफ्ट सेक्शन, लेकिन उसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए कि उस सेक्शन को असल में गिफ्ट नहीं कहते। उस सेक्शन का नाम क्या है कि जो मनी हमें मिली है, जो वैल्यू हमें उस प्रॉपर्टी की मिली है, या तो वो विदाउट कंसिडरेशन में हमने ली है, मतलब मिली है वो प्रॉपर्टी हमें, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी की अमाउंट या तो विदाउट कंसिडरेशन वाला केस है या फिर इन एजुकेट कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न होता है कंसिडरेशन, मतलब कुछ वापस लेना, समथिंग इन रिटर्न, मुझे कुछ मिला है। लेकिन अगर वो तो मिला ही नहीं या फिर इनएजुकेट मिला है, इन दो केसेस में क्या होगा? तो जब भी आप शुरुआत करते हो तो एक चीज़ याद रखनी है, गिफ्ट चाहे किसी भी वे में हो, मतलब प्रॉपर्टी का किसी भी वे में हो, 50,000 से अबव एक्सीड करेगा तो वहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है उस वैल्यू को। और 50,000 एक्सीड होने का मतलब ये है कि सारे गिफ्ट, मेरा मतलब ये नहीं, एक साल में चाहे 10 गिफ्ट्स ले लो, 100 गिफ्ट्स ले लो, अगर उन सब की टोटल वैल्यू 50,000 से अबव चली जाती है तो फिर आपको टैक्सेबल करना है। जितनी वैल्यू एक्सीड करेगी उतने पे, या फिर 50,000 से अबव अगर एक्सीड कर गई उतनी सारी वैल्यू आपने टैक्सेबल कर देनी है। कहने का मतलब क्या है? 50,000 से अबव चले जाओगे, अगर आपकी सारे गिफ्ट्स की वैल्यू टोटल एग्रीगेट जो है पूरे साल में अगर 50,000 से अबव चला गया तो टैक्सेबल करना पड़ेगा वहां पे आपको उस चीज़ को। अब ये तो था टोटल केस। लेकिन अगर आप एंड या बिल्डिंग है, उस केस में अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन कोई चीज़ मिली है, विदाउट, तो वहां पे 50,000 का किस्सा ही लेना है, वहां पे आपको कोई और नहीं देखनी चीज। लेकिन अगर वहां पे इन एजुकेट कंसिडरेशन का केस आ जाता है, यानी थोड़े पैसे दिए हैं सारे नहीं दिए, तो वहां पे क्या केस है? वहां पे आपने लेनी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। इतना समझो पहले, वहां पे लेनी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। लेकिन एक चीज और, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से कंसिडरेशन को माइनस करना है, लेकिन वो हमेशा नहीं करना। मतलब लेनी आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है और उसमें से कंसिडरेशन माइनस तब करनी है जब आपकी वैल्यू इन दोनों दी गई नीचे वैल्यू में से ज्यादा चली जाएगी तब। मतलब आपकी इन एजुकेट कंसिडरेशन अगर नीचे दी गई 50,000 वैल्यू से ज़्यादा है या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है, तो वहां पे आपने क्या करना है? इस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से कंसिडरेशन को जो मिली है आपको उसको माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो टैक्सेबल कर दी जाएगी। अदरवाइज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, नहीं तो कंसिडरेशन बीच में माइनस तब करनी है जब वो नीचे दी गई दो वैल्यू यानी 50,000 या फिर कंसिडरेशन का जो 10% आता है उसमें से अगर ज़्यादा है तो माइनस करनी है। अगर ज़्यादा नहीं है, मतलब वो 50,000 से नीचे रह जाती है, तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको बीच में माइनस करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल का केस आ जाता है, मतलब अदर देन इमूवेबल, पहली थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या केस है? विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन क्या है? मतलब अगर वही केस 50,000 से अबव चली जाए, और दूसरा इन एजुकेट में अब थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा कि आपने वो वैल्यू लेनी है जो आपकी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू में से आपने कंसिडरेशन जो 50,000 से एक्सीड करेगी उसको माइनस करना है। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब सीधा सा
कि जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको ले लो, उसमें से आपने वो वैल्यू माइनस कर देनी है जो वैल्यू कंसीडरेशन जो 50,000 से ऊपर जाएगी उतनी वैल्यू को बीच में माइनस कर देना है। कहने का मतलब 50,000 से ज़्यादा वाली जो कंसीडरेशन आएगी आपकी उस वैल्यू को बीच में आपने FMV में से माइनस कर देना है। मतलब अगर आपकी 50,000 से एक्सीड करती है तो, अगर नहीं करती तो फेयर मार्केट वैल्यू ही आपने टैक्सेबल कर देनी है। क्लियर? ये आपका मेन पॉइंट है। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस पॉइंट का रिलेशन है सबसे जरूरी इसकी एक्सेप्शंस, कि आपको गिफ्ट तो हमेशा मिलते रहते हैं। अब आप कहोगे कि यार 50,000 से अबव तो मिलते ही रहेंगे ना, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपको गिफ्ट रिलेटिव से मिले हैं या किसी की विल के अनुसार मिले हैं, यानी किसी की इच्छा से दिए गए हैं, मतलब मरने वाले की जो इच्छा होती है, विल इच्छा वगैरह, या फिर कोई मैरिज के ओकेजन पे आपको गिफ्ट मिला है, या फिर किसी के डेथ के बेस पे आपको कहा गया है कि ये गिफ्ट आपका था, ये ले लो, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी ने, किसी फंड यूनिवर्सिटी ने, या फिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट ने, या फिर वो पर्सन जो इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किया गया है, उनमें से किसी पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, इन सभी केसेस में आपको गिफ्ट टैक्सेबल करना नहीं है। गिफ्ट की वैल्यू को टैक्सेबल नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। मतलब इसका, अगर ये वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर भी गई तभी इन केसेस में टैक्सेबल नहीं करना। मतलब 50,000 तक नॉर्मल केस है, 50,000 से अबव भी जाने के बाद भी इन सभी केसेस में आपने वो वैल्यू जीरो ही रखनी है, यानी एग्जेम्प्ट ही रखनी है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, चाहे उसकी वैल्यू 10 लाख ही क्यों ना हो, अगर वो रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिला है तो, या फिर इन सभी में से किसी में से गिफ्ट मिला है तो। क्लियर? अब यहाँ पे मेन पॉइंट सबसे ज़रूरी जहाँ पे एग्जामिनर टच करता है आपको, वो करता है रिलेटिव्स के डेफिनेशन में से। अब रिलेटिव के डेफिनेशन में भूआ भाभी चाचा चाची सभी आ जाएंगे वैसे तो, लेकिन कैसे आएंगे उनकी डेफिनेशंस को पहले समझ लेना। कि स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल सबसे पहले, यानी अगर मैं हूँ तो मेरी वाइफ मेरे स्पाउस हो जाएगा, यानी वाइफ है तो उसका हस्बैंड स्पाउस हो जाएगा, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। ओके। उसके बाद ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर, ऑब्वियसली मेरे स्पाउस के भी ब्रदर सिस्टर, मतलब समझ गए, मतलब मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के भी ब्रदर जो सिस्टर होंगे वो भी मेरे रिलेटिव है। सिमिलरली जो वाइफ है उसके हस्बैंड के भी ब्रदर सिस्टर उसके लिए रिलेटिव्स हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर आपके सिंपल सी बात, आइदर ऑफ पेरेंट्स, मतलब मेरे जो मम्मा या पापा हैं उनके भी ब्रदर सिस्टर, भूआ चाचा चाची के सारे कौन हैं, ये भी रिलेटिव्स के अंदर आ जाएंगे। और सिमिलरली अगर आपको कोई संभालने वाला है या फिर आपकी देखभाल करने वाला है, वो भी आपका रिलेटिव है। और जितने भी आपने ऊपर दिए गए स्पाउस हैं या फिर जितने भी दिए गए पर्सन्स हैं उनके भी स्पाउस, मतलब जितने आपने पर्सन्स ऊपर डिफाइन करे हैं उनके भी स्पाउस, मतलब अगर चाचा है तो चाची आ जाएगा, ताया है तो ताई आ जाएंगे, कहने का मतलब हुआ है तो हमारे फुफ्फड़ जी आ जाएंगे। तो सिंपल जी बात क्या है, सिंपली सेड इन सभी केसेस में वो रिलेटिव्स हैं, और इन सभी में से आपको अगर गिफ्ट मिलता है तो वहां पे आपने सोचना नहीं है कि 50,000 से अबव है कि नहीं, सीधा खत्म, एग्जेम्प्टेड। क्लियर? चलिए, अब अगर आप HUF का केस लेते हो तो कोई भी मेंबर उसके लिए रिलेटिव्स है, ये सिंपल बात है। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि हमने जो बात करी थी वो कैसे डिफाइन करनी है। कोई एक एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपने बताना है। तो सबसे पहला केस है कि अगर आपको रेस विनिंग्स में से कोई पैसा मिला है, रुको ज़रा बताता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में इसे कवर करा था, पहले पढ़ लो कि आपको बाकी सारे गिफ्ट्स मिले हैं। गिफ्ट आपको 20,000 का मिला है, 1 लाख का मिला है, 1,40,000 का मिला है, 80,000 का मिला है और 18,000 का मिला है पिछले साल में। यानी आपको पिछले साल में अगर मैं बात करूं तो 50,000 से तो अबव गिफ्ट्स मिल ही चुके हैं। यानी यहां पे अब सीधा साधा केस क्या है कि 50,000 के ऊपर तो आपको गिफ्ट मिले हैं। एक बंदे जो जिसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 50,000 से अबव तो मिल गए। यानी अब वो ना चाह के भी ये तो कह ही नहीं सकता ना कि मुझे 50,000 से नीचे कोई गिफ्ट मिला है। तो सिंपल सा केस है, उसे बचाने वाला कौन है? सिर्फ उसके रिलेटिव्स। अगर उसको गिफ्ट रिलेटिव से मिला है या कोई मैरिज पे मिला है या किसी लोकल अथॉरिटी ने दिया है तब उसकी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। उसके बावजूद उसका कोई एग्जेम्प्ट नहीं होने वाला केस। क्यों?
क्योंकि अगर उसकी टोटल वैल्यू 50,000 से अबव चली गई तो उसका छोटा सा छोटा गिफ्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मतलब क्या था इस चीज़ का, समझो। पहला केस था अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस विनिंग। लास्ट वीडियो देखी होगी आपने, मैंने बताया था ये है कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम का एक केस मैं यहाँ पे जानबूझ के ले आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूँ कि 30% टैक्स उसके ऊपर कैसे लगना है। तो हमने बताया था कि 30% के साथ इसकी सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे करनी है, 35,000 है, ये है हमारी ग्रॉस वैल्यू, सॉरी ये है हमारी नेट वैल्यू, मुझे चाहिए ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस को नेट तक सॉरी नेट को ग्रॉस तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना है, उसके थोड़े से फिगर्स को ध्यान से समझना है। जैसे कि ये देखो 35,000 है, मैंने उसकी 70% अमाउंट नेट ले ली है, यानी क्योंकि 30% बीच में से टैक्स माइनस कर दिया हुआ है ना ऑलरेडी मैंने। अब उसकी मैंने ग्रॉस वैल्यू पर पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70 कर दिया। क्यों, क्योंकि 100 उसकी टोटल है, 30% टैक्स लग गया, 70 से डिवाइड हो गया। तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई 50,000 मेरी ग्रॉस थी, मैंने वो लेनी है क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि हम बार बार टैक्स नहीं लेते, तो पहले जो टैक्स ऐड हुआ पड़ा है उसको पहले ख़त्म कीजिए। तो हमने उसे ख़त्म करा है, ठीक है, ऐसे करनी है इसकी कैलकुलेशन। दूसरा पॉइंट, गिफ्ट उसको 20,000 का मिला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ने कहा था कि 50,000 से ऊपर वाला गिफ्ट, देखो पहले नंबर पे तो ये फ्रेंड से मिला है, रिलेटिव से तो नहीं मिला, सीधा सा लिखा है फ्रेंड से मिला है। तो हमने देखना है कि अगर उसकी अमाउंट 50,000 से अबव होती तो हम टैक्सेबल कर लेते, नहीं तो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सर ने फिर भी 20,000 को वो करा हुआ है, टैक्सेबल करा हुआ है। ऐसा क्यों, मैंने बताया कि टोटल वैल्यू ऑफ गिफ्ट लेना है, मतलब सारी गिफ्ट्स की वैल्यू देखो, टोटल 50,000 से अबव चला गया, इसका मतलब ये है कि उसकी 20,000 के गिफ्ट भी बीच में टैक्सेबल करोगे आप। अगर उसकी टोटल फिगर 50,000 से अबव ना जाती तो शायद ये केस अलग होता, तो शायद मैं 20,000 को टैक्सेबल नहीं करता। लेकिन अगर मतलब अगर उसको अकेला 20,000 का गिफ्ट मिलता तो बात अलग थी, लेकिन उसे बाकी सारे गिफ्ट भी मिले हैं तो 50,000 से अबव जा चला गया, तो इसका मतलब 20,000 भी गिफ्ट क्या है, टैक्सेबल है। फिर 1 लाख का गिफ्ट उसे एल्डर ब्रदर ने दिया था। अरे भाई एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा ब्रदर, और बड़ा ब्रदर अगर आएगा नहीं तो बीच में तो रिलेटिव में कौन आएगा, फिर ऑब्वियसली यार रिलेटिव में यही तो आने वाले हैं, तो इसलिए ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें देखना ही नहीं है कि 50,000 से अबव है कि नहीं, एल्डर ब्रदर से मिला है मतलब रिलेटिव से मिला है, तो हमें माफ़ी है, ठीक है। 1,40,000 का गिफ्ट उसे अपनी मैरिज पे मिला था, तो ऑब्वियसली मैंने बार बार रिपीट करा, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो नो मैटर 50,000 से अबव है, हमने उसे एग्जेम्प्ट ही रखना है। चलिए, अब उसे 80,000 का एनआरआई फ्रेंड से गिफ्ट मिला था। अब भाई एनआरआई है, पहली बात तो ये, नो मैटर एनआरआई है कि नहीं है तो फ्रेंड ही ना, रिलेटिव तो नहीं है ना, तो ऑब्वियसली इससे सोचना विचारना नहीं है, सीधे कर दो टैक्सेबल। भाई तू तो टैक्सेबल में है, तेरी तो वैसे भी वैल्यू 50,000 से अबव है, और दूसरी चीज़ तू तो रिलेटिव भी नहीं है, तो हम उसे टैक्सेबल कर देंगे, ऑब्वियसली करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि यार डेट का इशू आएगा, नहीं आएगा, गिफ्ट में कोई डेट का इशू नहीं आने वाला, सीधी वैल्यू डालो, ठीक है। उसके बाद अनदर गिफ्ट उसे मिला है उसके कजन भाई से। अरे भाई कजन भी तो कजन ही होता है, क्या वो रिलेटिव होता है, नहीं। ऐसे तो आपके कज़न आप कितने भी बना लोगे यार, बन जाते हैं, मैंने कब कहा नहीं बनते, कज़न तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो कितने कज़न माफ़ करेगा इनकम टैक्स, भाई नहीं कर सकता इतने कज़न से माफ़। तो कज़न के लिए जितनी भी अमाउंट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। अब कुछ लोग फिर सोचने लग जाएंगे सर 50,000 से अबव, अरे भाई रिपीट कर रहा हूँ 50,000 उसकी टोटल गिफ्ट की अमाउंट है। अब टोटल तो उसका कितनी देर तक जा चुका, फ्रेंड से मिला के, कज़न से मिला के, मैरिज से मिला के, उसका तो पता नहीं 2 लाख से ऊपर भी जा चुका है गिफ्ट का टोटल। तो इसीलिए उसकी छोटी सी छोटी टोटल भी अब टैक्सेबल है। अगर उसका टोटल 50,000 से नीचे होता तो भाई ये टैक्सेबल नहीं होता, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होता कज़न वाला। लेकिन अब ये टैक्सेबल है क्योंकि उसकी टोटल गिफ्ट की अमाउंट एक साल में 50,000 से अबव है। ये पॉइंट समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों।
समझ में आ गया गिफ्ट का क्या केस है और कैसे करना है। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए अब टिप टू टॉप कि कैसे करना है गिफ्ट का क्वेश्चन और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नया चैनल जो हमारा है उसको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा एक सब्सक्राइब बटन के साथ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही है।